क्या आपको पता है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किस तरह की ऋतु होती है, किस तरह का क्षेत्र होता है, किस तरह की वहाँ पर फसल उगाई जाती है और उत्तर प्रदेश का जमीनी स्तर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो इन सब बातों को आज की वीडियो में हम जानेंगे और हम इन सभी चीज़ों को 4 भाग में विभाजित कर समझेंगे। तो चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है या उत्तर प्रदेश का भौगोलिक परिचय क्या है। तो देखिए, यह है उत्तर प्रदेश का नक्शा जिसमें दिखाया गया है कि हिमालय का तराई क्षेत्र है और यहाँ पर क्या है, ये हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र है और ये क्या है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है। इस चीज़ को अभी समझेंगे कि ये सब क्या है। पहले ही जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश जो बना है वो किस धरती का भाग है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो भाग है हमारा गोंडवाना लैंड का भाग है। उत्तर प्रदेश हमारा गोंडवाना लैंड का भूभाग है और इसके अक्षांशीय या देशांतर विस्तार क्या है। देखिए, अक्षांशीय विस्तार क्या होते हैं, जो हमारी अर्थ है इस पर ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, इसके बाद जो ये लाइंस होती हैं ये इन्हें अक्षांशीय बोलते हैं। और जो हमारी ये वाली लाइन है ये जो इस तरह से आ रही हैं ये हमारी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इसी में क्या करा जाता है कि विस्तार बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो यह है आपका 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर 31 डिग्री 28 मिनट तक अक्षांशीय, ठीक है, उत्तर में। क्योंकि ये जो 0 डिग्री इक्वेटर है ये है और इसके उत्तर में जब आप देखेंगे तो ये अक्षांशीय रेखा कौन सी हो गई, ये वाली, ये 23 डिग्री 52 मिनट से यहाँ से लेकर और यहाँ पर क्या होती है 31 डिग्री 28 मिनट होती है। इसी प्रकार देशांतरीय विस्तार क्या है, मतलब ये वाली रेखाएं जो हैं जो इस तरह से आती हैं, तो इसका विस्तार आपका 77 डिग्री 5 मिनट पूर्व से लेकर 84 डिग्री 38 मिनट पूर्व तक है। तो समझ पाए होंगे आप कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय देशांतर विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। अब बात करते हैं लंबाई और चौड़ाई की। तो उत्तर प्रदेश की जो लंबाई है इस तरह से देखिए, पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम ये जो हमारी रेखा है ये कितनी है हमारी 650 किलोमीटर, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। और जब बात करते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक की तो ये होती है आपकी 240 किलोमीटर। समझ पाए। अब ये बात हो गई कि हमारा अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार और हमारा जो क्षेत्रफल का जो लंबाई चौड़ाई है वो कितनी है। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो इसी के साथ क्या है, भारत का 4थे नंबर का राज्य है हमारी भौगोलिक दृष्टि से। जो हमारा फर्स्ट है आपको पता होगा राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का ये कितना भाग हमारे देश का है, ये है आपका 7.33%। तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जब आप 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की परसेंटेज निकालेंगे तो वो लगभग 7.33% आएगी। तो आई बात समझ में कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 4थे स्थान पर आता है। चलिए अब बात करते हैं इसका भौतिक विभाजन किस तरह से हुआ। देखिए, हमने जो भौतिक विभाजन हुआ है उत्तर प्रदेश का वो 3 भाग में हुआ है। तो भाग नंबर 1 भाबर और तराई क्षेत्र, ये सबसे उत्तरी भाग है। अभी मैं बताऊंगा आपको मैप पर ये किस दिशा में है। ये ठीक सीधा शिवालिक के दक्षिण में आता है। शिवालिक आपको पता होगा, जो हिमालय की नवीनतम पहाड़ियां शिवालिक हैं उसके जस्ट नीचे क्या है हमारा भाबर और तराई क्षेत्र है, यानी कि उसके दक्षिण में। इसके बाद आपका मध्य का मैदानी क्षेत्र आता है जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, यानी कि उधर से गंगा होती है और इधर से यमुना, तो वो गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र है। इसमें सबसे ज्यादा फसल उगती है हमारी। इसके बाद आता है हमारा दक्षिण का पहाड़ी पठारीय क्षेत्र जो हमारा मध्य प्रदेश की तरफ है और ठीक मध्य का मैदानी क्षेत्र जो है उसके दक्षिण में है। इसकी जो
ये बहुत सारा एरिया है वो मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश से लगे हुए ज़िले हैं उनसे लगा हुआ है। इसको अभी समझेंगे डिटेल में। केवल आप ये ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विभाजन हुआ है वो 3 तरह से हुआ। पहला भावर और तराई क्षेत्र, दूसरा मध्य का मैदानी क्षेत्र और तीसरा दक्षिण का पहाड़ी पठारीय क्षेत्र। देखिए अब ये जो उत्तर प्रदेश का नक्शा है, ये वाला जो एरिया है आपका, ये हो गया आपका क्या, भावर और तराई क्षेत्र। ये ठीक सीधा शिवालिक के दक्षिण की तरफ है। और इसके बाद क्या है आपका मध्य का मैदानी क्षेत्र। मैंने बताया था आपको ये एरिया होता है गंगा और यमुना का दोआब। दोआब तो आप सभी जानते होंगे कि दोआब क्या होता है, जो 2 आबों से घिरा हुआ क्षेत्र होता है। आब का मतलब होता है उर्दू में पानी। तो जो 2 जलधारा के बीच में क्षेत्र होता है उसे दोआब बोलते हैं। और इसी के साथ तीसरा क्या है हमारा, दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो बात आई समझ में। ये हमारा देखिए ये जितना एरिया मैंने बताया था ये क्या है, इधर हमारा एमपी है। तो ये बुंदेलखंड का पठार है। वैसे तो यहाँ पर जो ये वाला जो एरिया है ये बघेलखंड का पठार है और इधर बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए देखिए अब बात करते हैं सबसे पहले भावर क्षेत्र की। तो भावर क्षेत्र आपको पता है सबसे ऊपरी वाला भाग। अब इसमें क्या होता है, जब नदी यहाँ से जो हमारा हिमालय है शिवालिक है उससे जब नदी ऐसे आती है नीचे की तरफ तो क्या होता है, नदी अपने साथ बहुत सारा अवसाद लाती हैं, कंकड़ पत्थर लाती हैं। तो जो हमारा ये जो एरिया होता है हमारा ये, इसमें भी 2 पार्ट होते हैं भावर और तराई में, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि किस किस तरह से हैं। तो इसमें क्या है, हमारा जो भावर क्षेत्र है उसमें बहुत कंकड़ पत्थर होते हैं और यहाँ पर इस क्षेत्र में हमारी जो नदियाँ हैं वो भी विलुप्त हो जाती हैं। तो देख पा रहे होंगे आप ये पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के बाद क्या है हमारा, ये जैसे नदियाँ आ रही हैं और ये महीन जो हमारे कंकड़ पत्थर हैं वो क्या है यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो इसका विस्तार जो होता है, देखिए ये एरिया आपको पता है सबसे दक्षिणी जो हमारा सहारनपुर और इधर क्या है कुशीनगर है। तो सबसे इधर की साइड से जो होता है हमारा पश्चिम की साइड से वो होता है हमारा सहारनपुर और सहारनपुर से लेके कुशीनगर तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। इसके बाद इसकी विशेषता है कि इसमें कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। कंकड़ पत्थर क्यों पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया कि जब नदियाँ आती हैं तो अपने साथ क्या लाती हैं, कंकड़ या पत्थर लाती हैं और इसमें नदियाँ विलुप्त भी हो जाती हैं। विलुप्त का मतलब ऐसे नहीं कि गायब हो गई एकदम, वो मतलब दिखना कम हो जाती हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो पश्चिम की तरफ जो सहारनपुर है हमारा उधर तो ज़्यादा है 34 किलोमीटर और पूर्व की तरफ कम होती हुई जाती है। आगे बात समझ। देखिए इस तरह से जो ये सहारनपुर वाला एरिया है इसमें तो क्या है ये कम है, इधर की साइड मतलब ज़्यादा है 34 किलोमीटर की लगभग समथिंग। और इसी के साथ जब ये कुशीनगर की तरफ ऐसे जाता है तो ये देख पा रहे हैं आप ये सब क्या होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, इसकी चौड़ाई कम होती जा रही है। तो इस तरह से ये कम होता हुआ चला जाता है जब कुशीनगर की ओर बढ़ते हैं। और कंकड़ पत्थर आपको समझ आ रहा होगा ये क्या है, हमारा भावर क्षेत्र है। इसी में क्या है हमारा दूसरा तराई क्षेत्र है। तो तराई क्षेत्र बिल्कुल इसके विपरीत इस तरह से है कि इधर की साइड से क्या है, हमारी जो रेखा है वो क्या है, हमारी चौड़ाई जो है वो ज़्यादा है कुशीनगर की साइड और इधर जाते हुए सहारनपुर की तरफ क्या हो जाती है, कम। तो समझ पा रहे हैं ये किस तरह से डिवीजन हुआ है। और तराई जो क्षेत्र है हमारा ठीक भावर के ठीक दक्षिण में होता है और इस क्षेत्र में हमारा गन्ना धान की खेती अधिक होती है। क्यों होती है, क्योंकि तराई क्षेत्र में पानी की बहुलता होती है और गन्ना और धान जैसी फसलें क्या हैं, हमारी पानी की बहुलता चाहिए इन फसलों के लिए। तो इसीलिए इस क्षेत्र में हमारी गन्ना और धान की खेती सबसे अधिक होती है। अब आप यहाँ से ये समझ जाएंगे, अगर बात आती है आने वाले समय में जब कृषि पे बात होगी, जलवायु पे बात होगी, अगर मैं आपसे पूछूंगा कि गन्ना या धान कौन कौन से हमारे क्षेत्र में पाया जाता है या किस किस जिले में पाया जाता है, तो जब आप तराई क्षेत्र को अच्छे से समझ लेंगे तो आप बता पाएंगे कि जो हमारे ज़िले हैं जहाँ पर कौन कौन से ज़िले हैं या इस बेल्ट में कौन कौन से ज़िले आ सकते हैं। उसी से हम क्या कर सकते हैं, हमारे MCQ को आसानी से टैकल कर सकते हैं। आई बात समझ। तो नदियाँ यहाँ पर क्या है, पुनः बाहर आ जाती हैं। जो हमारी यहाँ भावर क्षेत्र में लुप्त हुई थी वो यहाँ पर क्या आ जाती हैं, दोबारा से बाहर आ जाती हैं।
आगे बात समझ। तो ये हमारा तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र भाबर के ठीक दक्षिण में है। ये समतल और नम होता है। नम क्यों होता है नम? क्योंकि यहाँ पर हमारी नदियों का जो पानी है वो रुक जाता है, मतलब आते आते दिख जाती हैं नदियाँ। और इसकी चौड़ाई जो है वो 80 से 90 किलोमीटर किधर की तरफ है? कुशीनगर की तरफ है। इसी के साथ ये सहारनपुर की साइड जाते हुए पश्चिम में कम हो जाती है। मैंने अभी आपको इमेज पर दिखाया था कि क्यों कम हो जाती है। फसलें जो हैं, इसमें जो फसल है ज़्यादा गन्ना और धान बोया जाता है। क्यों? मैंने ये भी बताया आपको। और नदियाँ पुनः बाहर आ जाती हैं। चलिए अब बात करते हैं मध्य का मैदानी क्षेत्र। तो जो मध्य का मैदानी क्षेत्र है, आपने सबसे पहले देखा होगा ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका मध्य का मैदानी क्षेत्र है। और इस क्षेत्र में क्या है, देखिए जब यहाँ से गंगा एंटर करती है और फिर ऐसे होते हुए जाती है, ऐसे बलिया यहाँ पर निकल जाती है और इधर से क्या आ जाती है आपकी यमुना नदी की यहाँ से सहायक नदी भी आ जाती हैं। कौन कौन सी? यमुना तो यहाँ से चलती है इसके पैरेलल, यहाँ पर आकर मिल जाती है। लेकिन यहाँ से क्या है, चंबल, केन, बेतवा, इस तरह की नदियाँ क्या हैं, आ जाती हैं, वो भी यहाँ पर मिल जाती हैं। तो ये मध्य का मैदानी क्षेत्र कह लीजिए, या आप गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र कह लीजिए। तो ये होता है। इमेज पर आप समझ पाए कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में मध्य का मैदानी भाग है। अब बात करते हैं इसमें कि उत्तर पश्चिम में ये उच्च होता है और दक्षिण पूर्व में निम्न होता है। इसका जो इफेक्ट है वो क्या होता है, देखिए जब आप पानी डालेंगे इधर की साइड से, अगर यहाँ पर ऊंचा है तो पानी क्या होगा, नीचे की तरफ को फ्लो होगा ना। वाटर की प्रॉपर्टी है हायर टू लोअर, यानी कि जब आप यहाँ से पानी डालेंगे तो वो इस तरह से बहेगा। तो यही सेम होता है जब गंगा यमुना ऊपर से आती है, ऊपर की साइड से हिमालय की तरफ से, तो वो क्या है, ऐसे बहते हुए ऐसे, और गंगा के मैदानी क्षेत्र जो है ऐसे होते हुए इस तरह से निकल जाती हैं दोनों नदियाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो एल्टीट्यूड है वो हाई है और इसी के साथ ये डाउन होता चला जाता है स्लोप। आप किसी भी इस तरह से स्लोप पर आप कुछ रखेंगे यहाँ पर, तो वो फिसलता हुआ नीचे ही तो आएगा। तो वो स्लोप का काम कर देता है यहाँ पर, ऊंचाई और नीचाई जो होती है। तो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र, इसको कछारी मिट्टी बोलते हैं। यहाँ पर जो कछारी मिट्टी पाई जाती है जिसे कांप की मिट्टी बोलते हैं, काप मिट्टी या कछारी मिट्टी। तो एग्जाम में देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसकी ऊंचाई जो होती है वो लगभग 80 से 300 मीटर तक होती है। और स्लोप जो होता है, मैंने बताया आपको ढाल, इसका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होता है। इसी वजह से क्या होता है, ये नदियाँ इस वे में बह रही हैं क्योंकि इसका स्लोप ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। जब भी तो वो गंगा नदी ऊपर से आते हुए और कहाँ पर एग्जिट होती है, बलिया जिले की तरफ जाती है। समझ पा रहे हैं इन चीज़ों का इफेक्ट। तो पश्चिमी भाग क्या है, पूर्वी भाग की अपेक्षा ढाल तीव्र है। जो हमारा पश्चिमी भाग है, ये सहारनपुर वाला जो एरिया होता है, इधर ऊंचाई है और इधर बलिया की तरफ क्या है, ये नीचा है। इसीलिए क्या होता है, यहाँ से पानी इस तरह से बहता है। चलिए अब बात करते हैं खादर और बनाम बांगर। तो खादर और बांगर क्या होती है, दो प्रकार की। एक देखिए जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। जब हम मिट्टी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे इन्हें अच्छे से। यहाँ पर केवल आप समझ लीजिए कि जलोढ़ मिट्टी क्या है। तो जलोढ़ मिट्टी को ही हम दो भाग में बांटते हैं, एक खादर और एक बांगर। अब खादर और बांगर में क्या डिफरेंस होता है, देखिए जब ये नदी आती है तो नदी कभी कभी उफान आता है, बाढ़ आ जाती है, तो उससे क्या होता है, ये कुछ एरिया में यहाँ तक कुछ एरिया में क्या होता है, यहाँ तक पानी चला जाता है बाढ़ आने की वजह से। तो इस क्षेत्र में नमी आ जाती है और इसमें क्या है, अधिक पानी पहुँच जाता है इन क्षेत्रों में, यहाँ पर खादर में, ठीक है। और जब अधिक क्षेत्र पहुँच जाता है, अधिक पानी पहुँच जाता है इन क्षेत्रों में, तो वही क्या होती है, हमारी नवीन जलोढ़ मृदा होती है। क्योंकि इस पर क्या है, जो इसके लवण हैं, इसमें से कुछ हमारे जो मिनरल्स हैं वो इस मिट्टी के ऊपर आ गए और लेयर बना ली इन्होंने, तो ये नवीन होती है। यानी कि नवीन का मतलब न्यू, एकदम जो ऊपर वाली मिट्टी होती है इसके, वो एकदम न्यू होती है। क्योंकि ये बाढ़ की वजह से जो इसके मिनरल्स है वो यहाँ पर आ गए और वहीं पर रेत वगैरह जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है। तो ये हमारी खादर जो मिट्टी है, हमारी खादर। इसी के साथ जो इससे थोड़ी दूर होती है, जहाँ पर बाढ़ का पानी बहुत कम पहुँचता है, और मतलब बाढ़ भी कभी कभी पहुँचती है, वहाँ पर वो पानी जाता ही नहीं है लगभग,
तो ये होती है हमारी पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को ही हम क्या कहते हैं, बांगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है और ये इसी वजह से क्या होती है, कम उपजाऊ होती है। लेकिन जो हमारी खादर है ये क्या होती है, हमारी अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि जब आप फार्मिंग में देखते हैं कल्टीवेशन, तो एक मेथड ये होता है कि ऊपर की जो मिट्टी की सतह है उसको बदल दिया जाता है, उसको जो जुताई होती है या दूसरी और फसलें हैं, जैसे हमारा एक वो होता है छोटा सा पेड़, उसको लगा दिया जाता है, ढांचे का बोलते हैं। उससे क्या है, उसमें नाइट्रोजन की जो अधिकता है उसको बढ़ाया जाता है। तो ये कुछ तरह के जो हमारे फार्मिंग वाले उसमें क्षेत्र में उस जब सीखेंगे कि हम मिट्टी को कैसे बदलते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वो एक सेम उसी प्रकार की क्या होती है, हमारी लेयर बन जाती है, जिससे वहाँ पर नई मिट्टी आ जाती है और उस नई मिट्टी में काफ़ी मिनरल्स, नाइट्रोजन, इस तरह की जो चीज़ें हमारे खेती के लिए आवश्यक हैं वो उसमें परिपूर्ण हो जाती हैं। तो इसीलिए हमारी जो खादर वाली ज़मीन होती है वो अधिक उपजाऊ होती है। चलिए अब बात करते हैं दक्षिण का पहाड़ी पठारीय क्षेत्र। तो दक्षिण के पहाड़ी जो क्षेत्र है हमारा, उसकी लगभग ऊंचाई जो होती है, औसत ऊंचाई, वो 300 मीटर से लेकर 600 मीटर तक है और ये बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इसमें बघेलखंड का भी पठार होता है, मैं उसे भी दिखाऊंगा आपको अभी इमेज में। और इसका ये जो बनती है, ये नीस, ग्रेनाइट और नीस के चट्टानों से मिलकर बनी है। अब जहाँ यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है, चट्टानी क्षेत्र है इस तरह का, जहाँ पर वर्षा कम है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे मिनरल्स बहुत पाए जाते हैं, हमारे लवण, खनिज, ये तो इस क्षेत्र से हमें ये चीज़ें काफ़ी एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो देखिए इसकी सीमा क्या है, जो गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है यानी मैदानी क्षेत्र है, उसके ठीक दक्षिण में हमारा विंध्या पर्वत। तो विंध्या पर्वत और गंगा यमुना के बीच में जो एरिया है वो हमारा क्या है, हमारा दक्षिण का पहाड़ी पठारीय क्षेत्र है। इसकी औसत ऊंचाई आपको पता लग गई, 300 से 600 मीटर तक की होती है। देखिए तो ये हमारा बुंदेलखंड का पठार, इस तरह से देख पा रहे होंगे आप, और ये है आपका बघेलखंड का पठार। ये दोनों मिलकर क्या हो गए, हमारे बुंदेलखंड के पठार में आ जाते हैं। और इस तरफ जो होती है हमारी कैसी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, और इस तरफ लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी आप सभी को पता होगा ये किस में यूज होती है ज़्यादा, मतलब किसके लिए उपयोगी होती है, आप कहेंगे दलहन या तिलहन जैसी फसलें जो हैं वो बघेलखंड के पठार में होंगी। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए चने की दाल, मूंग की दाल या सरसों कौन से जिले में पाई जाती है, और आपको 4 जिले के नाम दे दिए जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपका क्या है, यहाँ से ले लिया कोई सहारनपुर, मेरठ, लखनऊ, और एक दे दिया आपको सोनभद्र। तो आप इसकी हेल्प से क्या कर पाएंगे, उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे कि ये तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकते, केवल क्या हो सकता है, सोनभद्र हो सकता है। समझ पा रहे हैं। तो देखिए अब जिले देखते हैं कि इसमें जिले कौन कौन से हैं। देखिए ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है। ये जिले जो हैं हमारे कैसे हो गए, जो बुंदेलखंड के पठार में हैं। इसी के साथ बघेलखंड के जो पठार में हैं वो इस साइड के हमारे क्षेत्र हैं, मिर्जापुर, सोनभद्र, ठीक है। और इधर क्या पाई जाती है, हमारी काली मिट्टी। और काली मिट्टी आपको पता है किस चीज़ के लिए फेमस है, ये हमारी कपास की खेती के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है, टिटेनिफेरस इसमें पाया जाता है। और लाल मिट्टी हमारी दलहन तिलहन के लिए फायदेमंद है। देखिए इसी के साथ आपको एक इमेज और, यहाँ पर क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस क्षेत्र में क्या है, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, यहाँ से मिर्जापुर, प्रयागराज, सोनभद्र, चंदौली, तो ये एरिया आते हैं। तो ये क्या हमारे दक्षिण का विंध्य पर्वत श्रेणी है, इसी के ऊपर क्या है, ये वाला क्षेत्र है हमारा, ठीक है। समझ पा रहे हैं। और इसका जो ढाल है वो दक्षिण से उत्तर की ओर होता है, तभी तो यहाँ वाली जो नदियाँ होती हैं वो जाकर उसमें मिल जाती हैं यमुना में। जब यहाँ से स्लोप उठा होगा इधर की साइड से, और इधर की साइड से भी स्लोप उठा होता है, और इधर की साइड डाउन होता है, तभी तो यहाँ से पानी इधर साइड भागता है और इधर का पानी इधर भागता है, जब भी तो यहाँ पर जाकर ऐसे मिलते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र इधर से भी उठा हुआ है और इधर की साइड से भी उठा हुआ है, और इधर की क्या है, ये डाउन है, ये ऐसे ऐसे इस तरह से ये पानी ऐसे जाता है। तो समझ पा रहे हैं।
चलिए एक नज़र इसको एक बार और देख लेते हैं। मैंने बताया कि शिवालिक पहाड़ियाँ होती हैं सबसे ऊपर, हिमालय की जो नवीनतम पहाड़ियाँ शिवालिक। इसके दक्षिण में होता है भाबर, मतलब भाबर और तराई क्षेत्र। फिर भाबर के बाद क्या आता है आपका तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र के बाद आपका मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र, और इसके बाद आता आपका पठारीय क्षेत्र। तो धन्यवाद आपका। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।